चलिए आज एक नए सीरीज की शुरुआत हो रही है। आज से हम पॉलिटी का लेक्चर चालू कर रहे हैं और पॉलिटी के लेक्चर में सबसे पहले हम जान लेते हैं संविधान किसी देश के लिए क्यों आवश्यक है और कैसे बनता है, क्या क्या इसमें प्रक्रिया होती है, किसी देश के लिए संविधान क्या देता है, क्यों आवश्यक होता है। तो ये जो लेक्चर है वो क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर फर्स्ट है उसके बारे में है। हम जो दिया गया है संविधान क्यों और कैसे, वो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। तो पूरा पॉलिटिकल साइंस इसमें नहीं कवर करेंगे, ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम एनसीईआरटी का क्लास 11 का भारत का संविधान और सिद्धांत के व्यवहार नामक बुक से हम संविधान क्यों और कैसे लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे कि सबसे पहले देख लेते हैं, किसी भी एनसीईआरटी के बुक में आपको ये मिल जाएगा भारत के संविधान की उद्देशिका, यानी आपको भारत के संविधान के बारे में उद्देशिका पढ़कर या प्रियम्बल पढ़कर आपको ये पता चल जाएगा कि भारत के संविधान के मूल में क्या है, संविधान क्या चाहता है। तो इसमें जैसे शुरुआत में लिखा है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग यानी पूरा देश संविधान को क्या देना चाहता है। संविधान या भारत को जो है एक संविधान जो है प्रभुत्व संपन्न, यानी किसी पर डिपेंड न रहने वाला, प्रभुत्व संपन्न, और इंग्लिश में आप देखेंगे वी द पीपुल ऑफ इंडिया, और इसमें कहा गया है सॉवरेनियन स्टेट की बात की गई है, प्रभुत्व संपन्न यानी स्वतंत्र। इसके अलावा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए, और वहीं इंग्लिश में बात करेंगे तो सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक राज्य बनाने के लिए हम भारत के समस्त नागरिकों को क्या देते हैं, जस्टिस। सबसे पहले इसमें क्या बात की गई है, न्याय की बात की गई है। तो न्याय किस किस स्तर पर देता है संविधान हमारा, सामाजिक स्तर पर न्याय देता है, आर्थिक स्तर पर न्याय देता है, राजनीतिक स्तर पर न्याय देता है। वहीं इंग्लिश में बात करेंगे तो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल स्तर पर न्याय देता है। उसके बाद जो सेकंड बात की गई है, दूसरी बात की गई है, वो बात की गई लिबर्टी की, प्रस्तावना में लिबर्टी की बात की गई, यानी विचार और अभिव्यक्ति, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता देता है। यानी जो हमारा संविधान है वो हमें जो है थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप की स्वतंत्रता देता है। अब नेक्स्ट जो बात की गई है संविधान की प्रस्तावना में वो इक्वलिटी की बात की गई है, यानी जो समानता, समता की बात की गई है, उसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई है, यानी स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की बात की गई है। नेक्स्ट जो बात की गई है वो फर्टेनिटी, यानी जो है इसके अलावा जो है ये एश्योर करता है संविधान हमारा कि भारत का नागरिक डिग्निटी के साथ सम्मान पूर्वक और व्यक्ति की गरिमा की सम्मान करता है। हमारा संविधान राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए संविधान हमारा प्रतिबद्ध है। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है, लिबर्टी की बात कितने प्रकार की गई है, सब प्रस्तावना में इक्वलिटी की बात कौन कौन सी इक्वलिटी की बात की गई है, फर्टर्निटी की बात कौन कौन सी की गई है। तो ये सब जो है क्वेश्चन में पूछता है। इसके अलावा पूछेगा कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस किस चीज की बात की गई, यानी अगर कहेगा न्याय की, लिबर्टी की, इक्वलिटी की, और इसके अलावा फर्टर्निटी, कोई और ऑप्शन दे दिया, फिर ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है पूछता है। अब इसमें लिखा है, लास्ट लाइन लिखा है कि हम दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 को जो है, ये हिंदी कैलेंडर का जो है मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी सत संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित कर अपने आप को आत्मसमर्पित करते हैं। तो इसमें लिखा इन आवर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 do have been adopted
adopt, intact, give to ourselves, यानी स्वयं को, यानी भारत के जो नागरिक है, जो इस जो दिस कॉन्स्टिट्यूशन को जो है समर्पित करते हैं। तो ये प्रस्तावना से क्वेश्चन आता है। अब हम बात करेंगे संविधान किसी देश के लिए क्यों आवश्यक है और ये कैसे बनता है। तो हम आज जो बात करेंगे संविधान क्यों आवश्यक है उसकी बात करेंगे। ये जो इस अध्याय में जो लास्ट वाला चौथा पॉइंट है, संविधान कैसे बनाया गया, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। और संविधान किसे कहते हैं, समाज को क्या देता है संविधान, और संविधान समाज में शक्ति का बंटवारा कैसे करता है, ये सब चीज़ें हम आज देख लेंगे। लेकिन ये चौथा लाइन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसका कारण ये कि लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो चलिए, और ये सारे मैटर हम उसी बुक से लिए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किसी देश को संविधान की आवश्यकता जो है क्यों होती है। अब संविधान क्या है, इसके कार्य क्या हैं, समाज में इसकी क्या भूमिका होती है और हमारे दैनिक जीवन से संविधान का क्या संबंध है। इन प्रश्नों के उत्तर जो है उसमें लिखा गया उतने कठिन नहीं जितना आप सोचते समझते। एनसीईआरटी की बुक में आपको ऐसे ही जो है कथन मिलेंगे आपको समझाने के लिए। उसमें ऐसा लगेगा आपको एनसीईआरटी की बुक में आप किताब से बात कर रहे हैं। तो उसमें क्वेश्चन पूछता है, फिर उसका उत्तर देता है, फिर आपके मन में क्वेश्चन आएगा, फिर उसको आपको उत्तर मिलेगा। तो सबसे पहली जरूरत है किसी देश के लिए संविधान क्यों जरूरी होता है। संविधान सबसे बड़ी बात करता है कि लोगों में तालमेल बढ़ाता है और लोगों को भरोसा दिलाता है। यानी संविधान का पहला काम है कि वह बुनियादी नियमों का ऐसा समूह बनाता है जो समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बनाए रखे। यानी अगर भारत की बात करें, भारत में विभिन्न प्रकार के जो है धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग रहते हैं। इतने बड़े विविधता वाले देश में आपको जो है एक ऐसा कानूनी ढांचा या एक ऐसा नियम चाहिए जो सबको बांधे रखे, जिसके दायरे में अमीर, गरीब और किसी भी धर्म, जात, पंथ से ऊपर उठकर लोग इसका सम्मान करें। तो इसलिए संविधान का पहला जो काम होता है वह लोगों को बुनियादी नियम देता है, जिस पर सारे समूह जो है वो उस नियम को एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास के साथ अपना उस पर विश्वास जताते हैं, जिसके फलस्वरूप जो है समाज चलता है। और सेकंड जो संविधान जो देता है, संविधान निर्णय की शक्ति देता है और निर्माण की शक्तियों की विशेषताएं देता है। संविधान कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांतों का समूह होता है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण किया जाता है और उसी सिद्धांतों के द्वारा राज्य का शासन किया जाता है। लेकिन अगर वहीं बुनियादी नियम क्या होते हैं और उन बुनियादी नियम में कौन कौन सी बातें होनी चाहिए और वो बुनियादी नियम बुनियादी उसे किस बात के लिए बनाती हैं, तो सबसे पहले आपको जो बात करनी होगी कि समाज में जो शासन व्यवस्था चलती है वो शासन व्यवस्था को चलाने के लिए उन जो समाज में बुनियादी नियम की आवश्यकता होती है वो क्या होती है और उन बुनियादी नियम को कौन बनाएगा, ये निर्धारण करने के लिए संविधान जो है कुछ सिद्धांत बनाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है, भारतीय संविधान जो है आपको स्पष्ट हो जाएगा अधिकतर जो कानून बनाएगी। यानी जब से हमने बताया कि जो मूलभूत जो कानून बनाया जाता है वो कौन बनाता है, तो भारतीय संविधान में संसद बनाएंगी और संसद का जो गठन होगा वो भी एक विशेष प्रकार से किया जाएगा। जो समाज में कानून कैसे बनता है इसे बनाने या देखने से पहले कानून को बनाने का अधिकार रखने वाले को पहचानना होगा। यानी संसद में जो कानून बना रहे हैं उनको पहचानना होगा और उनके संसद को कानून बनाने का अधिकार है, तो पहले जो अधिकार उनको दिया गया है किस कानून के द्वारा दिया गया है पहले उसको पहचानना होगा। तो ये काम संविधान करता है कि उनको किस अधिकार से कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। यानी अगर एक बात में कहा जाए या एक वाक्य में कहा जाए, संविधान वह सत्ता जो सर्वप्रथम सरकार बनाती है। यानी संसद कानून बनाने से पहले संविधान जो है एक सरकार बना देती है जिसके द्वारा निर्धारित किया जाता है संसद के सदस्य कौन कौन से कानून बना सकते हैं। तो संविधान का दूसरा काम जो होता है यह स्पष्ट करना होता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी
और यह भी तय करता है संविधान सरकार कैसे निर्मित हो सकती है। तो आपको एक आंसर ये मिल गया कि संविधान जो होता है वह पहली सत्ता का निर्माण करता है या सरकार बनाता है, उसके बाद संसद बनती है और संसद जो है संविधान बनाता है। तो ये दूसरा काम आपको हो गया। इसके बाद तीसरे की बात करें, सरकार की शक्तियों पर सीमाएं निर्धारित करता है संविधान। संविधान जो है सरकार की शक्तियों पर सीमाएं निर्धारित करता है। अगर संविधान सरकार की शक्तियों पर सीमाएं न निर्धारित करे तो विधायिका, कार्यपालिका, इन सब में जो है कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है, यानी मतभेद हो जाता है। उसके बावजूद भी होता है, लेकिन संविधान जो है सरकार की शक्तियों पर सीमाएं बनाता है। जब सत्ता की बात करें, अगर वो कानून बना लेता है और जो जिसके लिए कानून बनाया गया है अगर वो आम नागरिक उससे सहमत नहीं है, जैसे उदाहरण के लिए इसमें दिया गया है अगर धर्म पालन करने से रोका जाए, यानी फेथ, जो हमारे प्रस्तावना की बात, फेथ विश्वास की बात की गई, धर्म की बात की गई है, अगर उसके खिलाफ कानून कोई संसद कानून बना देती है और लोग वो किसी खास रंग के वस्त्र पहनने जा सकते हैं या कुछ गीत गाने जा, इससे मतलब जो व्यक्ति के मौलिक अधिकार हैं उसका हनन होता है, उसके विपरीत अगर संसद जो है कोई कानून बना देती है तो उसका निर्णय जो है, जो अधिकार जो निर्णय होता है वो उस पर रोक लगाती है संविधान, यानी सरकार की शक्तियों को सीमित करती है संविधान। संसद ऐसा कोई कानून बना दे जो व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन करती हो, फिर वो जो मेरा संविधान है वो जो है इस कानून को रद्द कर सकता है। और संविधान का संरक्षण जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट को जो है बनाया गया है, यानी संविधान खुद आकर उस कानून को रद्द नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक बनाया गया है। तो संविधान जब भी कोई ऐसा जो है मौलिक अधिकार के हनन का मामला या कानून का मामला आता है तो लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक है और सुप्रीम कोर्ट जो है उसको जो है अगर वो मौलिक अधिकार के हनन में आता है तो वो उस कानून को निरस्त कर सकती है। तो ये इसका तीसरा काम हो गया है। तीसरा काम है वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाता है। ये सीमाएं मौलिक होती हैं, सरकार कभी भी उनका उल्लंघन नहीं कर सकती है। तो ये तीसरी खास बात हो गई संविधान क्यों आवश्यक है किसी समाज के लिए या किसी देश के लिए। अब शक्तियों को सीमित करने की बात हमने की, तो सरकार को जो सरकार की शक्तियां हैं संविधान कई तरीके से सीमित करता है। सबसे पहले जो है मौलिक अधिकार जो है संविधान में स्पष्ट कर दिए गए हैं कि इस मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए संसद के द्वारा या सरकार के द्वारा। और इन अधिकारों का जो वास्तविक स्वरूप और व्याख्याएं जो है, जो सुप्रीम कोर्ट है, जो संविधान का संरक्षक है, वो समय समय पर परिस्थितियों के हिसाब से जो है अपने आप को इसकी जो व्याख्या है वो बदलती रहती है। लेकिन जो अधिकतर जो संविधानों में कुछ विशेष मौलिक अधिकार हैं वो हमेशा के लिए पाए जाते हैं। नागरिक को मनमाने ढंग से बिना किसी कारण के गिरफ्तार करने के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त है, जो भारत के नागरिक का मौलिक अधिकार है। और सरकार की जो शक्तियां हैं उस पर भी सुप्रीम कोर्ट, यानी जब सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो यहाँ संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान या सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर जो है रोक लगाता है। और इसी जो है रोक के कारण जो है आज मौलिक अधिकार जो है सरकार हमारा जो है हनन नहीं कर पा रही है। जैसे कुछ मौलिक स्वतंत्रता दी गई हमको संविधान के द्वारा, वो है भाषण देने की स्वतंत्रता, अंतरात्मा की आवाज पर काम करने की स्वतंत्रता यानी काम करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। व्यवहार में इन अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में सीमित किया जा सकता है, लेकिन कुछ हद तक संविधान उन परिस्थितियों का भी उल्लेख करता है कि किन आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल में कौन कौन से जो है मूल अधिकार या मौलिक स्वतंत्रताएं आपकी सीमित की जा सकती हैं।
संविधान व्यापक रूप से इसका उल्लेख किया है ताकि सरकार इसका हनन न कर सके। अगर सुप्रीम कोर्ट या संविधान को ऐसा लगता है कि किसी नागरिक का, संविधान या सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि किसी नागरिक का कोई मौलिक अधिकार जो है हनन हो रहा है, तो वह रिट जारी करके जो है सीधे जो है या सुमोटो जारी करके वो सीधे जो है सरकार को या संसद को अपने आड़े हाथ ले सकती है। इसके बाद नेक्स्ट जो है, संविधान जो है समाज की आकांक्षा और लक्ष्य को प्राप्त करने का एक दायरा देती है। भारत एक ऐसा समाज है जिसमें जो है जातिगत भेदभाव ना हो। समाज की आकांक्षा रहती है कि अपने सरकार जो को इतना समर्थ और शक्तिशाली बनना पड़ेगा कि वह लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो सभी कदम उठाए जा सकते हैं वो उठाए, और समाज की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए संविधान जो है उसकी शक्ति जो है और लक्ष्य निर्धारित करता है। जब संविधान बन रहा था भारत का, तो वहाँ पर बहुत सारे धर्म मतलब सामाजिक जो आकांक्षाएं थी वो उनसे जूझना पड़ा था। वहीं अगर दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो वहाँ पर नस्ली भेदभाव का वहाँ पुराना इतिहास का उदाहरण है। इससे भी वहाँ के संविधान में, दक्षिण अफ्रीका के संविधान को जूझना पड़ा था। जो जब नया संविधान को सरकार ने इस योग्य बनाया कि वहाँ पर नस्ली भेदभाव को मिटा सके, तो ये एक समाज की आकांक्षा थी कि नस्ली भेदभाव को कम किया जा या खत्म किया जा सके। तो वो जब संविधान बना तो उसमें ऐसा प्रावधान किया गया, नस्ली भेदभाव समाप्त संविधान के द्वारा दिया गया। इसके अलावा भारत की बात करेंगे तो भारत के संविधान निर्माता की इच्छा थी कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी भौतिक जरूरतों की और शिक्षा सहित जो कुछ मिलना चाहिए उसके आधार पर वह गरिमापूर्ण और सामाजिक जीवन जी सके, आत्मसम्मान से भरा हुआ। इसीलिए भारतीय संविधान ने सरकार को इतना सामर्थ्य प्रदान किया है कि वह कुछ सकारात्मक लोक कल्याणकारी कदम उठा सके जिन्हें कानूनों की मदद से भी लागू किया जा सकता है। जैसे अगर इसकी बात करें, संविधान की प्रस्तावना में जो है समर्थन प्राप्त करता है कि वो जो है किसी भी भेदभाव को, सबको स्वतंत्रता देता है, सबको आत्मसम्मान से जीने का अधिकार देता है, और जो कानून के रूप में लागू करने की बात करता है वो डीपीएस में आप पढ़ेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सरकार पर छोड़ दिया गया है कि वो कुछ ऐसे अगर समझता है तो वो समाज के हित में तो वो कानून बनाकर उसको लागू कर सकती है, और उस पर जो है संविधान कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। संविधान का चौथा काम की बात हमने कर ली, सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करता है जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक समाज को न्यायपूर्ण जीवन की स्थापना करने में उन परिस्थितियों का निर्माण कर सके जो समाज की आकांक्षाओं या न्याय पाने के लिए जो जरूरी होता है। और इसकी चर्चा भारत के संविधान में एक तो प्रस्तावना में आपको वो झलक मिलेगी, और कानूनी रूप से सरकार अगर चाहे तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो है लोगों की आकांक्षाएं पूरी करने के लिए जो है वो शक्ति दिया गया है। अब संविधान में के समर्थ बनाने वाले प्रावधानों की बात करें तो संविधान सरकार की जो शक्तियों को नियंत्रित करने वाले नियम और कानूनों की बात करता है, तो वो सरकार को ऐसी भी शक्तियां देता है जिससे सामाजिक समूहों की भलाई भी कर सके। यानी संविधान जो है केवल सरकार को नियंत्रित ही नहीं करता बल्कि ऐसी शक्तियां देता है जिससे जो है सरकार जो है सामूहिक भलाई कर सके। जैसे अगर दक्षिण अफ्रीका के संविधान की बात करें तो उसके संविधान अनेक उत्तरदायित्व सरकार को सौंपते हैं। वह सरकार पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए और कोई भेदभावपूर्ण जो अन्यायपूर्ण हो व्यक्तियों और समूह को बचाने का प्रयास करने के लिए जो है अधिकार देता है, और ऐसे प्रावधान भी करता है कि सरकार धीरे धीरे सभी के लिए पर्याप्त आवास और सुविधाएं उपलब्ध कराए। तो ये हो गया साउथ अफ्रीका की बात। इसके अलावा इंडोनेशिया की बात करें तो सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वह राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था को बनाए रखे, उसका संचालन करे। इंडोनेशिया के संविधान यह भी सुनिश्चित करता है कि सरकार गरीब और अनाथ बच्चों की देखभाल करे। तो संविधान जो होता है किसी देश में सरकार को नियंत्रित करने के अलावा ऐसी जो है शक्तियों भी देता है सरकार को ताकि वो सामूहिक भलाई का काम कर सके। ये कुछ उदाहरण है। और संविधान क्यों जरूरी होता है किसी देश के लिए, तो वो राष्ट्र की बुनियादी पहचान होता है।
संविधान का जो प्रारूप होता है, एक ढांचा होता है, वो संविधान की बुनियादी पहचान होता है। और ये जो राष्ट्र की बुनियादी पहचान की बात की गई है, ये शायद सबसे महत्वपूर्ण बात होगी किसी देश के संविधान के लिए। संविधान ही है ऐसा एक दस्तावेज हो जो किसी समाज को बुनियादी पहचान देता है। दूसरे शब्दों में बात करें, संविधान के माध्यम से किसी समाज की एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है। यानी भारतीय संविधान के रूप में भारत की पहचान होती है, और उसके समाज, उसका प्रस्तावना में आप देखेंगे तो वहाँ पे समाज को क्या क्या अधिकार है, वहाँ पे कैसे कैसे लोगों को स्वतंत्रता दी गई है। तो ये सब चीज़ें के रूप में किसी देश के में जिस प्रकार का संविधान होगा, उस प्रकार से राष्ट्र की जो है उसकी बुनियादी पहचान निश्चित होती है। लेकिन इस सामूहिक पहचान को बनाने के लिए जो है, इस संबंध में बुनियादी नियमों जो बनते हैं उस पर लोगों को सहमत होना पड़ता है कि हम पर जो शासन होगा वो कैसा होगा, शासित यानी जो हम पर शासन करेंगे वो कौन कौन से लोग होंगे। संविधान बनने से पहले जो हमारी अनेक प्रकार की पहचान और अस्मिताएं हैं वो कैसी होती हैं, लेकिन वही कुछ बुनियादी नियमों और सिद्धांतों पर सहमत होकर भी हम अपनी राजनीतिक पहचान बनाते हैं। दूसरा बात करें तो संविधान नियम हमें ऐसे एक विशाल ढांचा प्रदान करता है जिसके अंतर्गत हम अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं, जो टारगेट होते हैं, जो लिबर्टी होती है, उसका प्रयोग करते हैं। यानी इसके अलावा बात करें तो संविधान को जो आधिकारिक बंधन लगाता है, यानी लीगल आपको जो है बांधता है, लीगल एक ऐसे जो है सर्किल में बांध देगा और यह तय करेगा कि कोई क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। इसके अलावा बात करेंगे, संविधान जो है हमें जो एक नैतिक पहचान भी देता है। और तीसरा अंतिम जो है शायद यह संभव हो सका है कि अनेक बुनियादी राजनीतिक जो और नैतिक नियम है विश्व के सभी प्रकार के संविधानों ने स्वीकार किया है। तो हमने बात की कि जो पहला जो संविधान जो बुनियादी पहचान की बात की, तो वो कुछ बुनियादी नियम सिद्धांत पर सहमत होकर जो है हमारी राजनीतिक पहचान देता है। दूसरा बात कहेंगे तो वो जो है हमें अपने व्यक्तिगत आकांक्षाओं और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो है बुनियादी नियम देता है और आधिकारिक बंधन भी लगाता है, कोई क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। इसके बाद तीसरे बात करेंगे तो संविधान जो है हमें बुनियादी राजनीतिक और नैतिक नियम की पहचान देते हैं जो विश्व के अनेक संविधानों ने स्वीकार किया है। इसके अलावा बात करेंगे, जो अधिकतर संविधान है वो मूलभूत अधिकारों की रक्षा करते हैं और ऐसी सरकारें संभव बनाते हैं जो किसी न किसी रूप में लोकतांत्रिक होती हैं। लेकिन जो राष्ट्रीय पहचान की अवधारणा होती है वो विभिन्न देशों में, विभिन्न देश की जो संविधान होता है, विभिन्न देश का जो संविधान होता है उसमें अलग अलग ढंग से वो बताया जाता है। यानी ज्यादातर राष्ट्र विभिन्न जटिल ऐसी परंपराओं से सम्मिलित से बनते हैं, वे उस राष्ट्र के रहने वाले विभिन्न समूहों को कई तरीकों से आपस में मिला लेते हैं। जैसे जर्मनी के संविधान की बात करें तो जर्मनी का जो निर्माण हुआ था जर्मन नस्ल के आधार पर हुआ था। यानी संविधान में इस पहचान को अभिव्यक्ति दी गई है। दूसरी ओर अगर भारतीय संविधान की बात करें तो उसमें जातीयता या नस्ल को जो है नागरिक के आधार के रूप में मान्यता नहीं देता है, लेकिन वह जर्मनी पर जो है नस्ल के आधार पर मान्यता देता है। वही विभिन्न राष्ट्रों की बात करें तो देश की जो केंद्रीय सरकार और विभिन्न क्षेत्रों के बीच जो संबंध होता है वो भिन्न भिन्न अवधारणा पर टिकी होती है। यह जो संबंध होता है उस देश की राष्ट्रीय एकता को जो है पहचान देता है। अब हम बात करते हैं, हमने बात कर ली संविधान क्यों आवश्यक है। अब हम बात कर लें संविधान होता क्या है। अब जैसे हम अधिकतर देशों में देखेंगे संविधान जो एक लिखित दस्तावेज के रूप में होता है, जो राज्य के बारे में उसमें कई प्रावधान लिखे होते हैं कि राज्य का गठन कैसे होगा, उसमें कौन कौन से सिद्धांत राज्य पालन करेगा, राज्य कैसे काम करेगा, सरकारें कैसे काम करेंगी, तो ये सब जो है उस दस्तावेज में लिखित होते हैं। लेकिन कई जैसे इंग्लैंड की बात करेंगे तो वहां पर कोई लिखित संविधान नहीं है।
बल्कि उनके पास जो है दस्तावेजों और निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला है जो सामूहिक रूप से जिसे संविधान कहा जाता है। अतः हम कह सकते हैं संविधान क्या होता है। संविधान जो होता है वह दस्तावेजों का पुंज होता है जो उनके कार्यों को प्रयास करता है। लेकिन वही विश्व के अनेक संविधान केवल कागज पर ही होते हैं, वो केवल थोथे के शब्द होते हैं और कुछ नहीं। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि कोई संविधान कितना प्रभावी है, उसे कौन सी बात प्रभावी बनाती है, कौन सी बात सुनिश्चित करती है कि लोगों के जीवन पर वास्तव पर उसका प्रभाव पड़ेगा। यह संविधान जो प्रभावी होना है उन अनेक कारणों पर निर्भर करता है। यानी जैसे नेपाल के संविधान की बात करेंगे तो पता नहीं वो कितनी बार लिखित संविधान बना, कितनी बार जो है नेपाल का संविधान नष्ट हो गया, यानी सहमत ही नहीं बन पाई। तो इसीलिए कहा गया है एनसीईआरटी की बुक में संविधान जो होता है केवल कागज पर ही होते हैं, वे केवल थोथे के शब्द होते हैं, यानी बंडल होता है और कुछ नहीं। निर्णय इसलिए होता है संविधान किसी देश का कि संविधान उस देश के लिए कितना प्रभावी है और लोगों को कौन कौन सी बातें उसमें लिखी हैं वो प्रभावित करती हैं। तो सबसे पहले उसमें बात करते हैं संविधान का जो प्रचलन होता है वो प्रचलन लाने का तरीका क्या होता है। इसका मतलब होता है कि कोई संविधान कैसे अस्तित्व में आया, इस पर डिपेंड करता है कि संविधान बनाया है और उसके पास इससे बनाने की कितनी सख्त थी। अनेक देशों में संविधान इसलिए निष्प्रभावी हो गया क्योंकि सैनिक शासकों या ऐसे लोकप्रिय नेताओं द्वारा बनाए जाते हैं जिनके पास लोगों को अपने साथ लेकर चलने की क्षमता ही नहीं होती। विश्व के जो सर्वाधिक सफल संविधान है उसमें भारत का संविधान, साउथ अफ्रीका का संविधान, अमेरिका का संविधान है और ये ऐसे संविधान के उदाहरण हैं जिन्हें एक सफल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद बनाया गया। साउथ अफ्रीका की बात करें तो वहां नस्ली भेदभाव के बाद जो आंदोलन हुआ, भारत में जाति और धार्मिक आंदोलन या फिर जो कॉलोनियल इरा था उससे आंदोलन। अमेरिका की बात करें तो वो भी कॉलोनियल जो इरा था उसी आंदोलन के बाद जो नस्ली भेदभाव के बाद जो संविधान बना। तो संघर्ष के बाद ये देशों में संविधान बना। लेकिन भारतीय संविधान जो औपचारिक रूप से एक संविधान सभा ने दिसंबर 1946 और नवंबर 1949 के मध्य बनाया, वो संविधान जो है राष्ट्रीय आंदोलन के लंबे इतिहास के प्रेरणा लेकर बना जो हमने आगे बात की। वही एनसीईआरटी में लिखा गया है कि संविधान का जो बनने का समय था वो उसमें जो शब्द या जो संविधान बनने के लिए जो विचार थे वो राष्ट्रीय आंदोलन जो हमारे इतिहास में हो चुके हैं उससे प्रेरणा लेकर वो संविधान का निर्माण किया। राष्ट्रीय आंदोलन में समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने की जो है विलक्षण जो क्षमता थी संविधान को, इसीलिए भारतीय संविधान को भारी वैधता मिली क्योंकि उसे ऐसे लोगों ने बनाया था जिनमें समाज का अटूट विश्वास था। यानी अगर हम बात करें पिछड़े लोगों की या दलित समुदाय की बात करें तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो हमारे संविधान सभा के जो है प्रारूप करता थे। इसके अलावा बात करेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शामिल थे। इसके अलावा बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू शामिल थे। इन सब लोगों पर सरदार पटेल शामिल थे। इन सब लोगों पर जो है समाज का बहुत बड़ा विश्वास था। इसके अलावा गांधी जी तो शामिल नहीं थे लेकिन उनके विचारों को कहीं ना कहीं उसमें जो है शामिल किया गया है। संविधान निर्माता जो थे वो जो यह समझने में सफल रहे कि संविधान जो है उनकी व्यक्तिगत शक्तियों को बढ़ाने का कोई साधन नहीं है। यही कारण था कि संविधान को भारी वैधता भारत से मिली अन्य देशों की अपेक्षा। अगर दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका के बाद जो और देश उसको शामिल करे तो उसकी अपेक्षा जो है भारी वैधता मिली। संविधान का जो अंतिम प्रारूप का समय था वो व्यापक राष्ट्रीय आम सहमति को व्यक्त करता है। कुछ देशों ने तो अपने संविधान को पूर्ण जनमत संग्रह कराकर बनाया जिसमें जो है सभी लोगों ने अपनाए जा रहे संविधान के पक्ष या विपक्ष में राय दी। इसके अलावा भारतीय संविधान पर ऐसा कोई जनमत संग्रह हुआ ही नहीं, लेकिन जो लोग थे वो अपनी प्रबल शक्ति जो प्राप्त थी क्योंकि यह बहुत लोकप्रिय नेताओं और सहमत और समर्थन पर आधारित था। इसके अलावा बात करें तो लोगों को
उसके प्रावधानों पर अमल करके उसे अपना लिया गया। अतः जो इसमें बात कही गई है कि संविधान बनाने वालों का प्रभाव भी एक हद तक संविधान की सफलता की संभावना सुनिश्चित करता है। अब बात करते हैं संविधान के मौलिक प्रावधान क्या क्या होते हैं किसी देश के। एक सफल संविधान की विशेषता होती है कि वह जो प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों को आदर करने का कोई कारण अवश्य दे। यानी समाज का, जिस देश का संविधान है उसका व्यक्ति उस संविधान का जो है आदर क्यों करे, उसके कानूनों को क्यों माने, वह कैसे उसके लिए फायदेमंद है, उसका एक कारण जो होता है संविधान जिस भी देश का है उसे दे। एग्जाम्पल के लिए बात करें कि संविधान में अगर बहुसंख्यक समाज को अल्पसंख्यक समाज को उत्पीड़न करने का अनुमति दी गई हो, यानी किसी भी संविधान में जो बहुसंख्यक समाज है अल्पसंख्यक समूह को उत्पीड़न करने का अधिकार दिया गया है, तो जो अल्पसंख्यक समाज है उसके पास कोई ऐसा कारण नहीं होगा कि उस संविधान के आदर करे, सम्मान करे। तो कोई संविधान जो अन्य लोगों की तुलना में कुछ लोगों को ज्यादा सुविधाएं देता है या सुनियोजित ढंग से समाज के छोटे समूहों को शक्ति को और मजबूत करता है, उसे जनता की निष्ठा मिलनी बंद हो जाएगी, अंततः वो संविधान चलेगा ही नहीं। यदि कोई समूह यह महसूस करे कि उसकी पहचान को दबाया जा रहा है, यदि कोई जो समूह है ये महसूस करे उसकी पहचान को दबाया जा रहा है, ये लाइन ध्यान से पढ़िएगा, तो उसके पास संविधान को मानने का कोई कारण नहीं होगा। कोई भी संविधान खुद से न्याय के आदर्श स्वरूप की स्थापना नहीं करता, लेकिन उसे लोगों का विश्वास दिलाना बहुत जरूरी होता है कि बुनियादी न्याय को प्राप्त करने के लिए संविधान में कई ढांचागत ऐसे उपाय उपलब्ध हैं जिसके लिए लोग उस पर विश्वास करें। अगर वहीं एग्जाम्पल के नेपाल की बात हमने बताई कि 5 बार संविधान बनाया जा चुका है, 1948, 1951, 1959, 1962, 1990। लेकिन वहीं 1990 में जो संविधान बना वो बहुदलीय लोकतंत्र की शुरुआत हुई, जब पहले राजा का शासन था। लेकिन राजा ने अक्टूबर 2002 में समस्त शक्तियों को अपने हाथ में ले लिया। फिर एक बार जो है वहाँ का संविधान पलटा। फिर एक बार जो है 2008 में राजतंत्र खत्म किया गया, लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई। 2015 में जाकर जो है नया संविधान अपनाया। तो ये जब वहाँ पे आम सहमति नहीं है लोगों को, तो फिर कहाँ संविधान चला गया। यही एनसीईआरटी समझाना चाहता है कि संविधान के मौलिक प्रावधान क्या क्या होने चाहिए। तो वहीं आगे बात करता है एनसीईआरटी की, संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता जितनी अधिक सुरक्षा देगा, संविधान की सफलता की संभावना उतनी ही बढ़ती है। अब बात करते हैं संविधान संस्थाओं को संतुलित रूपरेखा कैसे देगा। भारतीय संविधान शक्ति जो होती है वो एक समान धरातल पर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जैसी संस्थाओं को और जो स्वतंत्र संवैधानिक निकाय हैं जैसे निर्वाचन आयोग जो है उसमें संतुलित शक्तियों का जो है बंटवारा करता है। और यह इससे सुनिश्चित हो जाता है कोई भी संस्था संविधान को नष्ट करना चाहे या अन्य जो संस्थाएं एक दूसरे को अतिक्रमण करके नियंत्रित करना चाहें या ऐसे अवरोध और संतुलन जो है के कुशल प्रयोग भारतीय संविधान की सफलता को ही सुनिश्चित करते हैं। जो भारतीय संविधान ने शक्तियों को बंटवारा के रूप में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के रूप में किया गया है। संविधान की रूपरेखा बनाने में इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि बाध्यकारी मूल्य, नियम और प्रक्रियाओं के साथ जो कार्य प्रणाली अपनाई गई है वो लचीलापन के साथ साथ संतुलन होना चाहिए। और भारतीय संविधान को यह ख्याति प्राप्त है कि वह एक जीवन दस्तावेज है। उसका कारण यह है कि वह बदलती आवश्यकताओं के और परिस्थितियों के अनुकूल जो है अपने आप को संविधान जो है लचीला बनाती है और समाज को सुरक्षा और पहचान जो प्रक्रिया नियम कठोर हैं वो ऐसी प्रक्रियाओं में जो संशोधन करता है और सफल संविधान की प्रमुख मूल्यों की रक्षा करने के लिए नई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने में एक संतुलन रखता है। तो भारतीय संविधान लचीला है, वह अपने स्थान नई नई परिस्थितियों के अनुसार नई नई व्याख्या करता है, उसके अनुसार जो है अपने आप को बदलता रहता है। इसीलिए एक बात ध्यान दें, भारतीय संविधान को
जीवंत दस्तावेज के नाम से भी जानते हैं। जीवंत दस्तावेज, जीवंत इसलिए क्योंकि वह परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को बदलता रहता है। सुप्रीम कोर्ट नई नई व्याख्याएं करता रहता है। भारतीय संविधान को एक जीवंत दस्तावेज की संज्ञा दी गई, इसकी बात हम लोगों ने कर ली। और उसमें बात किया गया है कि परिवर्तनों की संभावना रहती है, एक हद तक जो ठोस रूप में संतुलन बैठा सके। संविधान सुनिश्चित करता है कि वह दीर्घ आयु होगा और जनता का आदर प्राप्त होगा। तो हमने संविधान क्यों और संविधान, एक संतुलित संविधान के लिए क्या क्या आवश्यक होता है, इसकी बात कर ली। क्यों और क्या की बात कर ली। अब बात करेंगे संविधान कैसे, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो आप सभी का ये लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें हमने कोशिश की है जो एनसीईआरटी में संविधान में जो एनसीईआरटी की किताब में समझाई गई वही आपको सिंपल तरीके से समझाने की, कुछ एग्जाम्पल देकर। और जो हमारी पैरेलल क्लासेस चल रही हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की, जिसमें हमने 13 क्लास में पूरी कंप्लीट ज्योग्राफी खत्म की है, जिसमें आपको कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा प्री बेस्ड जो वर्ल्ड मैप ऑफ क्लास है उसमें हमने 6 क्लासेस कवर की है, जिसमें जितनी इंपॉर्टेंट नदियाँ, पहाड़, पठार, जल संधि, मार्जिनल सी हुआ, ज्वालामुखी पर्वत हुआ, ये सब चीज़ें कवर की है। इसके अलावा हमारी एक और क्लास चल रही है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फिजिकल ज्योग्राफी की, जिसमें हम तमिलनाडु और एनसीईआरटी को कंबाइन करके पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने 5 लेक्चर लिया है। जो लास्ट लेक्चर है अर्थ का इंटीरियर फीचर्स के बारे में, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। इन सब की लिंक आपको इस लेक्चर के लास्ट में हम दे देंगे, आप वहाँ से कर सकते हैं या चैनल को जो है प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर होगा कोई भी देश का संविधान कैसे बनता है या भारतीय संविधान कैसे बना। तो एक बार फिर इन सब की अपडेट आपको एक बार और बता दें, आपके हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी ऑन ईडीयू पर मिल जाएगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। संविधान क्यों और क्या देख लिया कैसे।